एपिसोड 10 तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अकबर इमली वाले बाबा का पता करके घर आ गया। जो ही अकबर घर आया तो उसने ये सारा वाकया बाबर अली और साबरा को बता दिया और ये इरादा कर लिया कि अगले दिन वो जाकर मलीर से इमली वाले बाबा का पता करेगा। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि एकदम गेट पर बेल बजी। रास्ता ने बाहर जाकर पूछा तो वहाँ पर गुल खान था। गुल खान उस इलाके का चौकीदार था जो बाबर अली से मिलना चाहता था। तभी गुल खान ने रास्ता से ये कहा कि वो बाबर अली से मिलना चाहता है। जब रास्ता ने जाकर बाबर अली को बताया कि बाहर गुल खान आया है तो वो फौरन बाहर आ गए। गुल खान ये कहना चाह रहा था कि वो रात को जब भी उनके पुराने घर की तरफ चक्कर लगाता है वहाँ पर सारी लाइट्स जल रही होती हैं। आखिर उस घर में कौन रहता है? वहाँ पर सुबह सुबह फर्श धोने की आवाज़ भी आती है, यहाँ तक कि बाहर पानी भी गिरा होता है और रात के टाइम उस खाली घर की सारी लाइटें जल रही होती हैं। जिस पर बाबर अली का ये कहना था, गुल खान वो घर आसेब ज़दा है, इसीलिए हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया है, बराए मेहरबानी तुम उस घर से दूर ही रहना। गुल खान ने ये कहा कि साहब ये कैसी बातें करते हो, आजकल के दौर में जिन भूत कहाँ होते हैं। बाबर अली ने उसको बहुत ताकीद की कि उस घर से दूर रहना, लेकिन गुल खान के जहन में एक इरादा बैठ गया था कि वो खाली घर का राज जान कर रहेगा। तभी गुल खान ने बाबर अली से इजाज़त ली और इस इरादे के साथ वहाँ से चला गया कि वो खुद जाकर देखेगा कि खाली घर में कौन रहता है। गुल खान अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले इलाके की एक दुकान जो कि बिल्कुल उस खाली घर के करीब ही थी, कल्लू पनवाड़ी की दुकान पर बैठा करता था। कल्लू पनवाड़ी ने जब गुल खान को इस कदर संजीदा देखा तो उसने वजह पूछी, जिस पर गुल खान ने उसको बताया कि बाबर अली के घर के बारे में जानते हो, जो हाल ही में अपना घर खाली कर एक नए घर में गए हैं। कल्लू पनवाड़ी ने कहा, हाँ जानता हूँ। गुल खान का ये कहना था वो घर खाली होकर भी खाली नहीं है, वहाँ पर कोई रहता है। और अजीब बात तो ये है कि बाबर अली का ये कहना है कि वहाँ पर कोई आसेब और जिन रहता है। भला ये कौन सी बात हुई? कल्लू पनवाड़ी ने और गुल खान ने खूब कहका लगाया और इस बात का बहुत मजाक उड़ाया और ये दोनों ने इरादा तय कर लिया कि क्यों ना जाकर हम उस खाली घर की हकीकत को दरियाफ्त करें। अब दोनों ने रात होने का इंतज़ार कर लिया। बाहर खूब सर्दी थी, कंबल ओढ़े अगर कोई शख्स उनकी दुकान के पास से गुजरता था तो कल्लू पनवाड़ी एक नारा लगाता था, वो देखो जिन जा रहा है। और दोनों बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तभी जब रात के 12:30 बजे का टाइम हुआ, गुल खान और कल्लू पनवाड़ी ने इरादा किया कि अब खाली घर की तरफ चला जाए। कल्लू पनवाड़ी ने अपनी दुकान बंद की। गुल खान ने अपना मोटा सा एक डंडा अपने हाथ में पकड़ा और कल्लू पनवाड़ी को साथ लेकर खाली घर की तरफ चले गए। जो ही वो खाली घर पर पहुंचे, वहाँ पर गेट की बत्तियां जल रही थीं और घर के अंदर की लाइटें भी ऑन थी। जब उन्होंने गेट के अंदर से झांक कर देखना चाहा तो वहाँ पर उन्हें कोई नज़र नहीं आया। 1 से 2 दफ़ा कल्लू पनवाड़ी की हदायत पर गुल खान ने गेट के ऊपर लाठी भी बरसाई, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। तभी कल्लू पनवाड़ी ने गुल खान को ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाता हूँ, तुम दीवार पर झांक कर देखो। तो गुल खान ने यही किया। कल्लू पनवाड़ी ने अपनी पीठ के ऊपर गुल खान को उठाया। गुल खान ने जो ही दीवार की तरफ झांक कर देखा, घर में कोई भी नहीं था और जो घर का मेन दरवाज़ा था वो बंद था। गुल खान ने कहा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कल्लू पनवाड़ी ने कहा, ठीक है, तुम दीवार को कूद जाओ और जाकर छोटा गेट खोल दो, फिर हम अंदर जाकर देखते हैं। गुल खान ने यही किया। फौरन से पहले दीवार पर चढ़ा और दीवार पर कूद गया और उस घर में जाते ही छोटा गेट खोल दिया। कल्लू पनवाड़ी और गुल खान उस घर में दाखिल हो गए। वो बिला झिझक उस घर में दाखिल हो गए। वो ये राज मालूम करना चाहते थे कि उस खाली घर में कौन रहता है। तभी उन लोगों ने गेट बंद कर लिया और घर का बड़ा दरवाज़ा जो ही उस पर हाथ रखा वो खुल गया। जब वो उस घर में दाखिल हुए, उस घर में हर तरफ खूबसूरत सामान सजे हुए थे, जैसे उस घर में बड़ी शान शौकत के साथ कोई रहता है। जब उन लोगों ने ड्राइंग रूम का रुख किया, वो दरवाज़ा भी खुला था। उधर बहुत शानदार और खूबसूरत सोफे सजे हुए थे। वो सारे रास्ते इस तरह से क्रॉस करते जा रहे थे। जब उनकी लॉन पर नज़र पड़ी, वहाँ के फूल तरोताज़ा थे और बाकी पौधों की कटाई भी हुई थी, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को तजस्सुस भरी नज़रों से देख रहे थे। सारा घर इस तरह से था कि यहाँ पर कोई आबाद है। फिर वो लोग किचन में गए। जो ही वो लोग किचन में गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा, किचन में चूल्हे के ऊपर एक हंडिया पड़ी थी जिसमें चिकन का सालन बना हुआ था और रुमाल में रोटियां भी लपेट के रखी हुई थी। एक चाय का कप टेबल पर पड़ा था जिसमें थोड़ी सी चाय थी और कुछ धोने वाले बर्तन सिंक में रखे हुए थे। यानी ये वो सूरत हाल थी कि यहाँ पर कोई रहता है। वो दोनों एक दूसरे को
बड़ा घूर घूर कर देख रहे थे और मन ही मन में ये सवाल जारी था कि इस घर में नज़र तो कोई नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर कौन था। तभी वो लोग फौरन फ्रिज की तरफ बढ़े। जब उन लोगों ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, उसमें तरोताज़ा फल रखे हुए थे। कल्लू पनवाड़ी का सुरख सुरख सेब देखकर दिल ललचा गया। उसने फौरन से एक सेब उठाया। जो ही उसको अपने दांतों से खाना चाहा तो फौरन थूक दिया। उसको इस तरह से महसूस हुआ जैसे वो मिट्टी का कोई गोला खा रहा हो। तभी गुल खान ने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, ये खुद खा कर देख लो, ये मिट्टी का कोई गोला है। गुल खान ने उसकी तस्दीक करने के लिए जब उसी सेब को एक और दफ़ा खाना चाहा तो उसको भी यही लगा कि ये मिट्टी है। दोनों ने वहीं पर सेब को रखा और बाहर आ गए। उन लोगों ने उस कमरे का रुख किया जो नीलम का और कर्ल का कमरा था। उस कमरे पर गए तो वो कमरा अंदर से बंद था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस कमरे को खोलें, मगर वो नहीं खुल रहा था। फिर वो लोग टीवी लाउंज में गए जहाँ पर एक खूबसूरत टीवी चमक रहा था और वहाँ पर एक वीसीआर भी रखा हुआ था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग कहते हैं कि ये घर खाली है, मगर ये घर तो सामान से भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाकायदा कोई ज़िंदगी के आसार हैं, यहाँ पर कोई रहता है, फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा। तभी उनकी कान में एक आवाज़ आई, मियाऊं, जो कि बहुत भयानक थी। दोनों ने एक दूसरे से तस्दीक की और दोनों ने ही ये कहा, हाँ मैंने भी सुनी है। अभी वो इधर उधर झांक ही रहे थे कि टीवी ट्रॉली के नीचे से काला बिल्ला बाहर निकला। उन्होंने इतने भयानक काले बिल्ले को देखा तो वो डर गए। कल्लू पनवाड़ी भी बहुत बहादुर था और गुल खान भी। गुल खान ने डरना सीखा ही नहीं था। अगर वो डर जाता तो रात को पहरे कैसे देता। उन दोनों ने एक दूसरे से पूछा, ये क्या चीज़ है? इतना भयानक बिल्ला ये कहाँ से आया? तभी काले बिल्ले ने घूर कर गुल खान को देखा और उसके कंधे पर छलांग लगा दी। उसका वजन किसी गधे से कम नहीं था। गुल खान खुद को ना संभाल सका और नीचे गिर गया। तभी काले बिल्ले ने उसका कान काट डाला। गुल खान अपने कान पर हाथ रखकर चीखता हुआ गेट की तरफ भागा। कल्लू पनवाड़ी उसकी हालत देखकर बहुत घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए जो ही गुल खान के पीछे भागा, काले बिल्ले ने उस पर भी छलांग लगाई और वो मुंह के बल गिर गया। काले बिल्ले ने कल्लू पनवाड़ी का भी कान काट डाला। दोनों अपने कान पर हाथ रखे अल्लाह अकबर के नारे लगाते उस खाली घर के गेट से बाहर निकल गए। गेट अपने आप बंद हो गया, जबकि उन लोगों ने गेट का छोटा दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। जो ही वो अपने कान पर हाथ रखे चीखें मारते बाहर भागे, आगे से पुलिस की एक वैन गुजर रही थी जो रात के टाइम उस इलाके में गश्त कर रही थी। जब उन लोगों ने इन लोगों को भागते देखा तो फौरन से इशारा करके दोनों को रोक लिया और ये कहा कि कहाँ से वारदात करके आ रहे हो। जिस पर गुल खान और कल्लू पनवाड़ी का ये कहना था, नहीं साहब, हम शरीफ लोग हैं। पुलिस वाले ने कहा, शरीफ लोग ही ऐसे काम करते हैं, बताओ कहाँ से आ रहे हो और कान पर हाथ क्यों रखे हैं। जब पुलिस ने उनके जख्मी कान देखे तो उन्हें कुछ समझ ना आई। फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। वहाँ पर उनकी मरहम पट्टी करवा के दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ से उनसे सारी छानबीन की। उनके बताने के मुताबिक बाबर अली के उस खाली घर में जिन्नात थे और जिन्नात ने उनका ये हाल किया था। पुलिस वालों को बहुत हंसी आई। उन्होंने ये कहा कि ये लोग पागल हो चुके हैं, जानबूझकर बकवास कर रहे हैं, इनको लॉकअप में बंद कर दो। उस थाने का जो मेन SHO था उसका नाम था मासूम अली शाह, जो सिर्फ नाम का ही मासूम था। उसके जुल्म की दास्तानें आम थी। जब उसको पता चला कि हवालात में 2 आदमी आए हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उसने इंस्पेक्टर नादिर हुसैन को कहा कि उनको मेरे सामने पेश करो। नादिर हुसैन ने जब उन दोनों को बुलाया तो उनकी बात सुनकर वो बहुत हंसा और ये कहा कि ये बंदर किस पागल खाने से पकड़ कर लाए हो। गुल खान ने कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच है। आप बेशक इस बात की तस्दीक के लिए बाबर अली को बुलवा लें। मासूम अली शाह ने कहा, इन फजूल कामों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। उसने नादिर हुसैन को ये कहा कि कोई काम का केस तैयार करो और इनको पागल खाने में भिजवा दो। नादिर हुसैन बहुत सीनियर ऑफिसर था। उसके जहन में एक तजस्सुस बैठ गया कि इसकी हकीकत को जान कर रहे। तभी उसने 2 सिपाहियों को बाबर अली के घर रवाना किया और ये कहा कि उनको बुलाकर अपने पास लेकर आए। जो ही 2 सिपाही बाबर अली के घर पहुंचे, अकबर वहां से जा चुका था। बाबर अली भी शोरूम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी तो रास्ता ने बाहर जाकर पूछा तो वहाँ पर पुलिस वाले थे। उन्होंने तस्दीक की, क्या बाबर अली का घर यही है? रास्ता ने कहा, जी यही है। फिर उन्होंने पूछा, क्या बाबर अली घर पर हैं? रास्ता ने कहा, जी हैं। तो उनका ये कहना था, उनको बाहर भेजे, उनसे कोई काम है। रास्ता घबरा गई। उसने जाकर बाबर अली से कहा, बाहर 2 पुलिस वाले आए हैं और आपको बुला रहे हैं। बाबर अली को भी बड़ी तफ्तीश हुई कि आखिर ये क्या मामला है। बाबर अली बाहर आया, उनसे सलाम दुआ की और सारी बात पूछने लगा। बाबर अली बहुत घबरा गया था। पुलिस वालों ने कहा, आप हमारे साथ चलें, खुद ही पता चल जाएगा क्या मामला है। दूसरे सिपाही ने जब ये देखा कि इसकी हालत ख़राब हो रही है तो उसने ये कहा कि आपके बंद घर में इस इलाके के चौकीदार ने
جا کر اس گھر کو دیکھنا چاہا تو اس کی یہ حالت ہوگی، اسی سلسلے میں آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ بابر علی کو کچھ تسلی ہوئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بابر علی نے اپنی گاڑی کی چابی لی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن میں پہنچا، نادر حسین بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بابر علی کو دیکھ کر اس سے سلام دعا لیا اور اس کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ جو ہی بابر علی وہاں پر بیٹھے، نادر حسین نے سپاہی سے کہا جاؤ کلو پنواڑی اور گل خان کو لے کر آؤ۔ جو ہی گل خان نے بابر علی کو دیکھا تو اس کو جان میں جان آ گئی اور اس نے یہ کہا صاحب جی ان کو بتاؤ کہ میں چوکیدار ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ بابر علی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چور نہیں ہو، میں بھی ساری بات بتاتا ہوں۔ تبھی نادر حسین نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بابر علی کا یہ کہنا تھا یہ بات سچ ہے، وہ گھر آصیب زدہ ہے، اس گھر نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے، میں آپ کو یہ بات اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سپاہی نے نادر حسین نے سپاہی کو کہا ان دونوں کو لے جاؤ۔ وہ وہاں سے ان کو لے گیا، تبھی دروازہ کو بند کر دیا گیا۔ نادر حسین نے بابر علی سے کہا تمہید باندھنا چھوڑیں اور اصل بات بتائیں۔ تبھی بابر علی نے ٹرین سے شروع ہونے والے تمام حادثوں سے لے کے سید پور کے اس جن کا نیلم پر عاشق ہونے تک اور نیلم کا وہاں پر قید ہونے تک سارا قصہ سنا دیا۔ نادر حسین بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج کل کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے۔ تبھی اس نے بابر علی کو تسلی دی اور یہاں پر بیٹھنے کا کہا اور فوراً سے اٹھ کے اپنے آفیسر کے پاس گیا۔ معصوم علی شاہ نے جب اسے دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا تھا۔ معصوم علی شاہ نے اس کو کہا ٹھیک ہے چلو اس گھر کا چکر لگا کر آتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا وہاں پر کچھ ہے یا نہیں۔ نادر حسین بہت حیران ہوا کہ میرے کہنے سے پہلے ہی یہ تیار تھا۔ تبھی ان لوگوں نے بابر علی کو ساتھ لیا۔ نادر حسین، بابر علی، معصوم علی شاہ خالی گھر کا رخ کر چکے تھے، ان کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ جو ہی وہ خالی گھر پہ پہنچے وہاں پر گیٹ پر تالا تھا۔ بابر علی آتے آتے احتیاطاً اپنے ساتھ گھر کی چابی لے کر آئے تھے۔ تبھی نادر حسین نے بابر علی سے پوچھا گھر کی چابی کہاں ہے؟ بابر علی نے فوراً سے کوٹ کی جیب میں سے نکال کر نادر حسین کو وہ چابی دے دی۔ تبھی لوگوں نے دروازہ کھولا اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ سب اس گھر میں داخل ہوئے، نادر حسین نے سپاہیوں سے کہا گیٹ بند کر دو اور کنڈی لگا دو۔ بابر علی نے کہا بہتر یہی ہوگا کہ کنڈی نہ لگائیں۔ تو نادر حسین کا یہ کہنا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ ہم ہیں۔ بابر علی خاموش رہے۔ جو ہی وہ صدر دروازے سے گھر میں داخل ہوئے، وہاں پر ریت جمی ہوئی تھی۔ معصوم علی شاہ نے کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ گھر تو خالی ہے، کون کہتا ہے یہاں پر بہت قیمتی سامان ہے، کون کہتا ہے کہ یہاں پر سب رہتے ہیں؟ چہ جائے کہ انہوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، فرشوں پر اس طرح سے ریت جمی ہوئی تھی کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر معصوم علی شاہ نے بابر علی سے پوچھا اس گھر کو خالی کیے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ بابر علی کا یہ کہنا تھا ابھی تو بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم دن۔ تو نادر حسین اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ گھر تو خالی ہے، وہ دونوں بندر جھوٹ بول رہے تھے، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا وہ کوئی فراڈ ہے۔ بابر علی تو ساری حقیقت جانتے تھے۔ پورے گھر کو کراس کرتے ہوئے جو ہی وہ اس بند دروازے والے کمرے کے پاس پہنچے، انہوں نے بہت کوشش کی اس دروازے کو کھولنے کی۔ تبھی نادر حسین نے کہا وہ جو سرخ موم بتی کی آپ بات کر رہے تھے، جو جلتی رہتی اور پگھلتی نہیں، وہ کہاں پر ہے؟ بابر علی نے تصدیق کی وہ اسی کمرے میں ہے اور نیلم بھی اسی کمرے میں ہے۔ تبھی معصوم علی شاہ نے بابر علی سے کہا دستک دو اس دروازے پر اور نیلم کو آواز دو۔ بابر علی نے 2 سے 3 دفعہ دستک دی اور کہا نیلم بیٹی باہر آ جاؤ، میں پولیس کو لے کر آیا ہوں، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ معصوم علی شاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کون سی نیلم، کیسی نیلم؟ تم نے بھی فراڈ کیا ہے، فضول میں ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے، کوئی جن ون نہیں ہے یہاں پر۔ جو ہی معصوم علی شاہ نے اس تالے کے اندر سے جھانک کر دیکھنا چاہا، ایک نوکدار سوراخ اس کی آنکھوں میں آ کر لگی۔ وہ درد سے چیختا ہوا پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ نادر حسین نے فوراً سے معصوم علی شاہ کو کہا سر آپ کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات بڑھتی، وہ تکلیف میں کراتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ ہسپتال میں روانہ ہو گیا۔ اب اس گھر میں نادر حسین اور بابر علی تھے اور ان کے ہمراہ ایک اور سپاہی بھی تھا۔ وہ سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، ان کو وہاں پر نیلم تو کیا کوئی چڑیا بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ تبھی نادر حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کمرے کے اوپر جو شیشے ہیں کھڑکیوں کے اوپر، ان کو ریوالور سے توڑ دیں گے۔ ابھی دوسری طرف معصوم علی شاہ چیخ رہا تھا کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ سپاہی نے اتنی تیز گاڑی چلائی کہ گاڑی ایک چلتے ہوئے ٹرک کے ساتھ ٹکرائی اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ معصوم علی شاہ اور دونوں سپاہی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ادھر نادر حسین اور بابر علی اس گھر میں موجود تھے۔ جو ہی نادر حسین نے ارادہ کیا کہ ریوالور کے ساتھ اس شیشے کو توڑ دے، اس کے ہاتھ سے ریوالور کسی نے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔
नादिर हुसैन ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। नादिर हुसैन ने जो ही झुककर रिवॉल्वर को उठाना चाहा, किसी जोरदार ताकत ने उसको धक्का दिया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसका दांत टूट गया और मुंह में से खून बहने लग गया। जो ही वो सीधा खड़ा हुआ, बाबर अली ने कहा आप बाथरूम में चले जाएं और कुल्ली कर लें। वो भागता हुआ बाथरूम में गया, कुल्ली करने लगा तो बाथरूम का दरवाजा एकदम बंद हो गया। बंद दरवाजा अभी वो देख ही रहा था कि उसके ऊपर एक जोरदार किसी चीज ने छलांग लगाई। अभी वो खुद को संभालता, काले बिल्ले ने उसके दोनों कान काट दिए। वो चीखे मारता हुआ वहां से बाहर भागा। बाबर अली, नादिर हुसैन और वो सिपाही उस घर से चीखे मारते हुए बाहर भाग गए। तभी वो गेट बंद हो गया। नादिर हुसैन इस हद तक डर गया कि वो थाना तो थाना, वो शहर ही छोड़कर तबादला करवाकर किसी और शहर में चला गया। बाबर अली मायूस होकर उस घर से वापस अपने घर की तरफ जान पहुंचे। जो ही उन्होंने बेल बजाई, रास्ता ने दरवाजा खोला। बाबर अली बहुत परेशान थे। तभी रास्ता ने पूछा अब्बू खैर थी, आप थाने क्यों गए थे? बाबर अली ने रास्ता और साबरा को सारी कार्रवाई बता दी और ये पूछने लगे कि अकबर अभी नहीं आया। जिस पर साबरा का ये कहना था आपके जाने के बाद ही वो निकल गया था, आज वो मलेर जाएगा इमली वाले बाबा का पता करने। जब उन्होंने पुलिस वालों का हाल सुना, गुल खान और कल्लू पनवाड़ी का हाल सुना, उन्हें बहुत दुख हुआ। बाबर अली ने कहा मैंने मना भी किया था गुल खान को उस घर में ना जाए, ख्वामख्वाह पुलिस वालों का भी ये हाल हो गया और उसकी भी दुर्गत बन गई। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, दरवाजे पर बेल बजी। अकबर वापस आ गया था। अकबर बहुत थका हुआ और मायूस था। अकबर अभी आकर बैठा ही था कि उसने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत मायूस था। उसको मलेर में कहीं भी इमली वाले बाबा का पता नहीं चला था। बाबर अली ने कहा बेटा सब्र करो, अल्लाह कोई राह दिखाएगा। अकबर का कहना यह था अम्मी वहां पर इमली वाले बाबा का कोई नाम और निशान नहीं है, ना ही उसको कोई जानता है। साबरा ने कहा क्यों परेशान होते हो, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम करो। शाम को क्लिफ्टन जाना, हो सकता है तुम्हें वो फकीर वहां पर मिल जाए। अकबर ने कहा ठीक है अम्मी। तभी अकबर को पुलिस वाला सारा माजरा मालूम हुआ तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। वो बेसुध होकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। थकान इस हद तक थी कि उसकी आंख लग गई। जो ही उसकी आंख लगी वो क्या देखता है कि नीलम उसके सरहाने आकर बैठ गई है। अभी वो संभल ही रहा था कि उसकी आंख खुल गई तो वहां पर कोई नहीं था। फिर मायूस होकर उसने आंखें बंद कर ली और फिर उसकी आंख लग गई तो वो क्या देखता है कि वही फकीर उसको नजर आया है। वही मलंग जो उसको क्लिफ्टन पर मिला था उसको ये कहता है कि हमें शहर की रौनकों और मकानों में मत ढूंढो, तुम मलीर तो गए थे, वहां पर मैं नहीं था, जंगल में तो जाते। अकबर ख्वाब देख रहा था जिसमें वो मलंग ये कह रहा था कि अगर हमें ढूंढना है तो जंगल में जा, हम शहर की रौनकों में नहीं बल्कि जंगल की गहराइयों में रहते हैं। एकदम अकबर की आंख खुल गई तो उस कमरे में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था, मगर वो ख्वाब इतना वाजिया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये हकीकत है। तभी अकबर उठा, फ्रेश हुआ, उसने खाना खाया और इस ख्वाब के बारे में अपने घर वालों को बताया। तभी साबरा का ये कहना था बेटा अल्लाह तुम पर मेहरबान है, लगता है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम कल ही जाकर इमली वाले बाबा का पता करो। तभी अगले दिन अकबर फौरन से पहले तैयार होकर चला गया तारिक को लेकर जंगल की तरफ। बाबर अली घर में ही थे। अकबर और तारिक जो ही जंगल वाली तरफ गए, वहां पर कोने पर ही चाय का एक होटल था, वो उस पर गए और उन्होंने वहां पर जाकर इमली वाले बाबा का पूछा। होटल का जो मालिक था उसका ये कहना था कि हाँ आगे जंगल में एक नहर है, उस नहर के पास इमली का एक बहुत बड़ा दरख्त है, वहीं पर मिलेंगे इमली वाले बाबा, मगर वो किसी को नहीं मिलते। उनके तक़्क़ुब में आज तक वहां पर जो भी इंसान गया है वो उस पर पत्थर बरसाते हैं और वहां तक कोई नहीं जा सकता। तभी तारिक ने पूछा तो वो खाते क्या हैं? जिस पर होटल के मालिक शाकिर का ये कहना था कि कोई पता नहीं, रात को वहां पर एक महफिल सजती है, उस महफिल के तक़्क़ुब में आज तक जो भी इंसान गया है वो अंधा और बहरा होकर वहां से वापस आता है। वो लोग बहुत परेशान हुए। तभी तारिक ने पूछा क्या इस टाइम कोई खतरा है? जिस पर शाकिर का ये कहना था नहीं, इस टाइम सिवाय पत्थरों के और कुछ नहीं मिलेगा। उन दोनों ने हिम्मत से काम लिया। तभी अपना बाइक चलाते हुए उस जंगल में रवाना हो गए। जंगल को क्रॉस करते हुए जो ही वो आगे गए जंगल गहरा होता गया, ऐसा लग रहा था कि दिन के टाइम भी वहां पर रात है। तभी जब दरख्तों ने अपना रास्ता खुला किया तो सामने चमकती हुई नहर नजर आई, मगर वहां पर बहुत ज्यादा पत्थर थे, वहां पर बाइक का जाना आसान नहीं था। तभी उन दोनों ने बाइक वहां पर रोका और नहर की तरफ बढ़ने लग गए।
उन पत्थरों पर गुजरते हुए जो ही वो नहर की तरफ गए, वो सीधी नहर थी और दूर दूर तक कोई इमली का दरख्त नजर नहीं आ रहा था। आगे से जाकर नहर मुड़ती थी। तभी तारिक और अकबर ने ये कहा कि यहाँ पर पत्थरों की निशानी लगा देते हैं कि हम रास्ता ना भूल जाएं और नहर की गुलाई की तरफ जाकर देखते हैं। तारिक इस तरफ से और अकबर दूसरी तरफ से। जो ही वो नहर की गुलाई को क्रॉस करके आगे गए तो सामने इमली का एक दरख्त था। वो देखकर बहुत खुश हुए। जो ही वो इमली के दरख्त के पास जाने लगे, वहां पर एक चबूतरा था जिसमें सीढ़ियां बनी हुई थी और उसके ऊपर एक मलंग बैठा था जिसने एक लंगोट पहना हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, सर पर सफेद बाल थे। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें सुर्ख रंग का अंगारा बनी हुई थी। वो दोनों डर गए। वो उससे चंद ही कदमों के फासले पर थे। दरमियान में नहर का पानी था और उस तरफ वो चबूतरा था जहाँ पर इमली वाले बाबा बैठे थे। उन लोगों ने सुना था कि वो पत्थर बरसाते हैं, तो दोनों इस स्टाइल में खड़े थे कि अगर वो पत्थर बरसाएंगे तो हम फौरन यहाँ से भाग लेंगे। तभी इमली वाले बाबा खड़े हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए उनके पास आने लगे। उन्होंने उन पर पत्थर नहीं बरसाए। इमली वाले बाबा ने अकबर और तारिक से पूछा, जख्मी कौन है? तारिक समझ गया। इससे पहले वो कोई जवाब देता, उन्होंने फिर गुस्से से पूछा, जख्मी कौन है? तारिक ने कहा, ये। तो फिर उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। और तारिक से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इसका दोस्त। तो इमली वाले बाबा ने कहा, अच्छा तीमारदार, तो ठीक है, तुम यहीं पर ठहरो। अकबर ने नहर को क्रॉस करके उस चबूतरे पर जाना था। इमली वाले बाबा सीढ़ियों पर चढ़ के चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी तारिक ने कहा कि जल्दी से अपने जूते और मोजे उतारो और जाओ उनके पीछे, मौका हाथ से मत गवाओ। अभी वो कुछ सोचता, वो फिर गुस्से से बोले, जल्दी आओ। अकबर को जूते उतारना भी भूल गए और तेजी से पानी को क्रॉस करते हुए चबूतरे पर चढ़ने लगा। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, 2 फीट ही था। इमली वाले बाबा उस पत्थर पर जाकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर दी और अकबर को इशारा किया कि बैठ जाओ और ये पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। तभी अकबर ने, इससे पहले अकबर कुछ बोलता तो उन्होंने, इमली वाले बाबा ने पूछा, यहाँ कैसे आए हो? अकबर बोलने लगा तो उन्होंने कहा, हाँ, समंदर पर तुम्हें नियाज मोहम्मद मिला था, वो मेरा सिपाही है, उसी ने तुम्हें ये रास्ता बताया, फिर वो तुम्हें ख्वाब में मिला। कल तुम मलीर भी आए थे। अकबर ने कहा, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जान जाएं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी इमली वाले बाबा ने आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर कहा, हाँ, वो बहुत भयानक जिन है, सैदपुर के जिन के सताए हुए हो तुम। तभी अकबर ने कहा, जी, मेरी बीवी उसकी कैद में है, इसको बचा ले। इमली वाले बाबा ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, मैं जरूर कुछ करूंगा। तभी इमली वाले बाबा ने हवा में हाथ लहराया और चमकता हुआ एक 5 रुपए का सिक्का अकबर के हाथ पर रख दिया और ये कहा कि ये लो। अकबर ने जब हाथ खोल कर देखा, वो 5 रुपए का चमकता हुआ सिक्का था, जैसे बिल्कुल नया सिक्का हो। इमली वाले बाबा ने कहा, इसको एक साफ कपड़े में अपने बाजू पर बांध लेना, सैदपुर का वो जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 2 दिन तक मेरा सिपाही तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ चले आना। अब जाओ और मेरा पता किसी को मत बताना। तभी अकबर बहुत खुशी के साथ वहां से उठा और तारिक की तरफ बढ़ा। तारिक ने पूछा, क्या हुआ? अकबर ने वो सिक्का अपनी जेब में रखा और तारिक से कहा, यहाँ से निकलो। तभी वो दोनों जो ही मोटर बाइक पर वहां से गुजर रहे थे तो होटल वाले आदमी ने उन्हें रोका और पूछा, क्या हुआ? शाकिर ने कहा, आओ कोई चाय पानी पी लो। अकबर ने कहा, नहीं, हमें चाय पानी नहीं पीनी, हमें घर जाना है। फिर उसने पूछा, क्या इमली वाले बाबा मिले? जिस पर अकबर का ये कहना था, नहीं, हमें तो बस आगे जाने ही वाले थे तो पत्थर बरसाए गए, तो हम वहां से वापस आ गए। शाकिर हैरान हो गया और वो दोनों वहां से तेजी से चले गए। तभी अकबर ने तारिक को इमली वाले बाबा की सारी बात बताई। तारिक ने खुशी का इजहार करते हुए अकबर को उसके घर के गेट पर उतारा। तभी बेल बजी। रास्ता ने फौरन दरवाजा खोला। अकबर की आंखें बहुत चमक रही थी। अकबर बहुत खुश था। रास्ता ने पूछा, भाई क्या हुआ, मिले इमली वाले बाबा? जिस पर अकबर का ये कहना था, हाँ, अब सब खैर ही खैर है। तभी साबरा भी अंदर बैठी थी। अकबर ने साबरा को सारी बात बताई और वो 5 रुपए का सिक्का भी दिखाया। साबरा ने फौरन से सब्ज रंग के एक पाक साफ कपड़े में उसको सी कर अकबर के बाजू पर बांधा। जो ही साबरा ने अकबर के बाजू पर हाथ रखा, उससे मियाऊं की आवाज आई। वो डर कर पीछे हट गई और ये कहा, बेटा वो यहाँ पर आ गया है। अकबर ने कहा, कौन? तभी साबरा ने कहा, सैदपुर का जिन, ये उसी की आवाज थी। अकबर ने कहा, अम्मी अब डरने की जरूरत नहीं है। इमली वाले बाबा ने कहा है, जाकर जश्न मनाओ, अब तुम्हारी जीत का दिन शुरू हो गया है, अब परेशान मत हो। अब्बू कहाँ है? साबरा ने कहा, वो अभी तक शोरूम से नहीं आए, तुम्हारा इंतजार करके चले गए थे। अकबर बहुत खुश था। तभी अकबर जाकर आराम से अपने कमरे में लेट गया। जो ही अकबर ने आंखें बंद की
وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دوبارہ نیلم اس کے پاس آ کر بیٹھی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ تم یہاں پر آرام سے سو رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں، میں وہاں پر جل رہی ہوں۔ اکبر نے نیلم سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلدی آ رہا ہوں، تمہیں سید پور کے اس جن سے آزاد کروا لوں گا۔ تبھی اکبر کیا دیکھتا ہے کہ کالے بلے نے اس کے بیڈ پر چھلانگ لگائی اور نیلم کو کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، میں تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، جلدی چلو یہاں پر۔ جس پر نیلم کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے آزاد کر دو، مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ جس پر کالا بلا نیلم پر دھاڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، میری طاقت سے تم واقف ہو، تم صرف میری ہو، میں تمہیں اکبر کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ ان دونوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، تبھی ایک دم زوردار دھماکہ ہوتا ہے، وہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ اکبر کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید کبوتر پھڑ پھڑا رہا ہے جو اس کے روشن دان کے ساتھ لگی ایک آئرن راڈ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اکبر کہتا ہے نیلم کیا یہ تم ہو؟ اس کے ساتھ ایک لوہے کا تالا باندھا ہوتا ہے، جو ہی اکبر اس کو کھولنے لگتا ہے اس کو آزاد نہیں کروا پاتا۔ اکبر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ہاتھی کی سونڈ پر سوار ہے، ہاتھی بھاگتا ہوا جنگل میں جا رہا ہے۔ اکبر ایک شاخ پکڑتا ہے، وہ شاخ بہت ہلکی ہوتی ہے، ہاتھی آگے چلا جاتا ہے اور اکبر نیچے گر جاتا ہے۔ تبھی اکبر کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت زیادہ مایوس تھا۔ تبھی راشدہ کمرے میں آئی، اس نے دیکھا اور اکبر کو کہا اکبر بھائی جاگ جائیں، صبح ہو گئی ہے، کب تک خواب سے جاتے رہیں گے؟ اکبر نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری خوشیوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ راشدہ نے کہا بھائی پلیز اب ایسی باتیں مت نکالیں، میرا تو دل ہے خالہ اور خالو کو بھی بلا لیں، ان کو بھی اس خوشی میں شامل کر دیں۔ جب نیلم بھابھی اس گھر میں آئیں گی میں آپ کی شادی دوبارہ سے کرواؤں گی، آپ کو ساری خوشیاں دوبارہ دوں گی۔ اکبر نے کہا ٹھیک ہے، اتنی جلد بازی مت کرو، میری خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ راشدہ نے کہا اچھا بس کریں، آئے ناشتہ کر لیں، امی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اکبر نہانے چلا گیا اور راشدہ باہر چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، راشدہ نے آ کر کہا اکبر بھائی جلدی سے باہر آئیں۔ اکبر نے کہا بس آ رہا ہوں۔ تو راشدہ کا یہ کہنا تھا باہر گیٹ پر آپ کو کوئی بلا رہا ہے، جس پر اکبر نے یہ کہا ابو کو بھیج دو۔ تو راشدہ نے کہا ابو جا کر پوچھ آئے ہیں، کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے، کوئی اجنبی ہے۔ تبھی اکبر کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ املی والے بابا کا سپاہی آنا تھا، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ تبھی اکبر جلدی سے نہا کر باہر آیا۔ اکبر جانتا تھا اگر اس کا کوئی دوست ہوتا تو اب تک گھر میں آ چکا ہوتا۔ جو ہی اکبر باہر بڑھا وہاں پر سفید لباس میں نیاز محمد کھڑا تھا۔ اس نے اکبر کو کہا ہاں بھائی اکبر چلو چلیں۔ اکبر نے اسے سلام دعا لیا اور یہ کہا کہ کہاں جانا ہے؟ نیاز محمد نے کہا خالی گھر۔ اکبر نے کہا مجھے صرف اتنی مہلت دیں کہ میں کوٹ پہن لوں۔ تو نیاز محمد نے کہا کیا تمہیں ٹھنڈ لگتی ہے؟ اکبر کا یہ کہنا تھا جی ابھی نہا کر نکلا ہوں۔ بابر علی ان کی باتیں سن رہے تھے، وہ فوراً سے اس کا کوٹ لے کر آئے اور کہا بیٹا یہ لو کوٹ پہنو اور جاؤ۔ اکبر نے بابر علی کا تعارف نیاز محمد سے کروایا۔ نیاز محمد نے ان سے سلام دعا لی۔ بابر علی نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تبھی نیاز محمد نے کہا نہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اکبر اکیلا نہیں۔ تبھی بابر علی نے اکبر سے کہا جاؤ بیٹا اللہ حافظ۔ اب اکبر اور نیاز محمد خالی گھر جائیں گے۔ کل ہوگی خالی گھر کی لاسٹ ایپیسوڈ، تو لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیے خالی گھر کی لاسٹ ایپیسوڈ۔